Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming you back to the accounts lecture. We are learning the new chapter here. We will learn the next chapter, that is the retirement of the partnership. It also comes under the reconstitution of the partnership. हमने reconstitution of the partnership में admission already सीख चुका है, right? उसके हमने सारे basics सीखे, सारे practical problem and the theoretical exercise we have done already. Now we are going to solve the retirement. रिटायरमेंट अब सीखेंगे हम. रिटायरमेंट में क्या करना है हमें. रिटायरमेंट जब हम करेंगे तो रिटायरमेंट में हम देखेंगे कि क्या क्या हमें सीखना है. सब कुछ हम सीखेंगे. रिटायरमेंट का पूरा डिटेल हम सीखेंगे. ठीक है. तो रिटायरमेंट का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन से इसका स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस चीज का करना है पहले हम वो सीखेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम रिटायरमेंट. तो हियर वी स्टार्ट रिटायरमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द व्हाट यू मीन बाय द रिटायरमेंट. देखो, एडमिशन और रिटायरमेंट में फर्क है. एडमिशन में एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा था, एक नया पार्टनर, एक नया पर्सन बाकी लोगों की रजामंदी के साथ फर्म में आ रहा था. दैट वाज एडमिशन. नाउ हियर नो वन इज कमिंग इन द फर्म. यहाँ पर कोई एडमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई नया पार्टनर फर्म में आ नहीं रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, जो पहले से जो मौजूद पार्टनर्स थे, उसमें से एक पार्टनर फर्म से जा रहा है, रिटायर हो रहा है ना. रिटायर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो हम देखेंगे. तो रिटायरमेंट क्या होता है वही हम देख रहे हैं. रिटायरमेंट मतलब जहां पर एक पर्सन जो फर्म में ऑलरेडी रहता है, मान लो 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, तो बचेंगे कितने, 2 पार्टनर्स बचेंगे. जो एग्रीमेंट पहले 3 लोगों के बीच में था, जो पहले चीज 3 लोगों में बांटी जाती थी, अब वो 2 लोगों में बांटी जाएगी, है ना. तो मतलब पूरा उनके बीच का रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा. मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब नया फर्म स्थापित होगा. एक पार्टनर चला जाता है तो नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा बाकी के बचे पार्टनर्स को. दैट इज व्हाट नोन एज द रिमेनिंग पार्टनर्स, है ना. तो रिमेनिंग पार्टनर्स को नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. दैट्स व्हाट कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन. फर्म को वापस से स्थापित करना, भले ही फर्म से कोई आए, फर्म में कोई आए या फिर फर्म से कोई जाए. ठीक है. तो दोनों भी कंडीशंस में, वेदर इट इज एडमिशन, रिटायरमेंट या फिर डेथ, दोनों भी कंडीशंस में पार्टनर को, फर्म को क्या करना पड़ता है, वापस से एग्रीमेंट करना पड़ता है. तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है वो हम सीख लेते हैं. आप लोगों के सामने यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है. तो क्या है रिटायरमेंट, क्या दिया आपको, व्हेन वन और मोर पार्टनर्स, जब एक या एक से कोई ज्यादा पार्टनर, है ना, जब एक हो, जरूरी है क्या एक ही पार्टनर रिटायर होगा, नहीं हो सकता 2 पार्टनर रिटायर हो एट द सेम टाइम, एक साथ, है ना. तो व्हेन वन और मोर पार्टनर्स, जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स लीव्स द फर्म, जब वो फर्म को छोड़ देते हैं, है ना, एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स, और जो बाकी के बचे पार्टनर्स हैं, कंटिन्यू टू डू द बिजनेस, और बाकी के बचे पार्टनर्स बिजनेस को, फर्म को ऐसा ही करेंगे, उसी तरीके से फर्म करेंगे, बिजनेस करेंगे ऑफ द फर्म, देन इट इज नोन एज द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. तो उसे बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. अब मान लो हमारे पास, मान लो कि पहले कितने पार्टनर्स थे, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाती हूँ. यहाँ पर मान लो हमारे पास पहले 3 पार्टनर्स थे. ठीक है, 3 पार्टनर्स थे पहले. ये कैसे पार्टनर्स है, ये है ओल्ड पार्टनर्स. ओके, माई ड्रॉइंग इज लिटिल बिट बैड. ओके, तो एडजस्ट कर लेना. ये थे पहले 3 पार्टनर्स. ये कैसे पार्टनर्स थे, ये थे ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स थे, एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर्स थे. अब उसमें से जेड क्या कर रहा है, फर्म को बाय बाय कर रहा है. जेड इज लिविंग द फर्म. जेड क्या कर रहा है, वो फर्म को छोड़ के जा रहा है. हाँ, उसकी ओल्ड एज हो चुकी है या फिर कोई और रियल रीजन हो सकता है. तो ये क्या कर रहा है, बाय बाय. ठीक है, दिस इज बाय बाय. पार्टनर इज गोइंग. कौन है ये पार्टनर, हो सकता है ये वाई पार्टनर फर्म से जा रहा है. वाई पार्टनर क्या कर रहा है, बाय बोल रहा है आई एम गोइंग. ओके, वो फर्म से जा रहा है, तो लीव कर रहा है फर्म को. तो बचेंगे कितने पार्टनर बचेंगे, एक्स एंड जेड, 2 ही पार्टनर बचेंगे. अब जरूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट का पार्टनर ही जाएगा. जैसे एडमिशन में हम क्या करते थे कि पहले 2 पार्टनर्स तो ओल्ड रहते थे, फिर जो नया पार्टनर होता था वो तीसरा लास्ट में लिखते थे. लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा ही हो. तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हम किसी और की अमाउंट किसी और में डाल देते हैं. तो ऐसा नहीं करना है. अभी इस टाइम पे मैंने बोला वाई पार्टनर रिटायर हो रहा है, वाई जा रहा है फर्म से. तो बचेंगे कितने, ये जो पार्टनर फर्म से जाता है ना, जो पार्टनर फर्म से जा रहा है ना, आउटगोइंग पार्टनर को, जो पार्टनर जा रहा है ना, उसको पार्टनर को क्या बोला जाता है, वाई पार्टनर को क्या बोलेंगे हम, जो पार्टनर फर्म से जा रहे हैं उस पार्टनर को हम बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर. क्या बोलेंगे उसे, रिटायरिंग पार्टनर. ओके, और जो पार्टनर बचे फर्म में, पार्टनर्स कितने बचे फर्म में, हाँ, अब 2 ही पार्टनर बचेंगे ना फर्म में.
तो ये क्या है, ये है एक्स और ये है जेड, सिर्फ दो ही पार्टनर फॉर्म में बचे, इसे बोला जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स। क्या बोला जाता है इसे, हम बोलेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। ये पार्टनर्स कैसे है, रिमेनिंग है, मतलब क्या है, यहाँ पर कोई एक पार्टनर फॉर्म से जाए या फिर दो पार्टनर फॉर्म से जाए, ठीक है ना, तो फिर बाकी के जो बचे पार्टनर्स है, कम से कम दो पार्टनर्स तो बचने चाहिए ना, है ना, क्योंकि पार्टनरशिप कोई एक पर्सन तो पार्टनरशिप चला नहीं सकता, दो पार्टनर्स बचने चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, नया बिजनेस वापस से एक नया एग्रीमेंट करेंगे और वो बिजनेस को कंटिन्यू चलाएंगे, ठीक है। तो ये होंगे हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स, और ये पार्टनर है वो क्या कर रहा है, फर्म से जा रहा है, दिस इज सेइंग द बाय बाय टू द फर्म, ओके। देन आफ्टर क्या है, दस, इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारणों की वजह से वो जाएगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारणों की वजह से, लाइक द ओल्ड एज, उसकी एज ओल्ड हो चुकी है, अब उसकी रिटायरमेंट की एज आ चुकी है तो वो रिटायर हो रहा है, राइट। पुअर हेल्थ, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो फर्म से जा रहा है, ये कारण भी हो सकता है। स्ट्रेन्ड रिलेशंस, उन जो पार्टनर्स के बीच के जो रिलेशंस है वो हेल्दी नहीं है, वो अच्छे नहीं है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट हो चुकी है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ चुकी है, डिस्प्यूट बढ़ चुकी है, तो झगड़े बढ़ चुके हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है, इस वजह से उनके बीच का रिलेशन कैसा है, स्ट्रेन्ड, मतलब एकदम स्ट्रेसफुल रिलेशन है उनके बीच का। सो ये सारे कारण है। एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर, इस वजह से कोई एक पार्टनर जो पहले से मौजूद है फर्म में डिसाइड टू रिटायर, वो क्या डिसाइड कर रहा है कि मैं फर्म से जा रहा हूँ, रिटायर हो रहा हूँ फ्रॉम द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में से वो क्या रिटायर होने का उसने डिसाइड कर लिया, तो फिर क्या होगा, वो रिटायर हो जाएगा, राइट। ड्यू टू द रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट की वजह से, रिटायरमेंट, अब मान लो इधर मैंने क्या बताया, वाई पार्टनर रिटायर हो रहा है, अब वाई पार्टनर जब रिटायर होगा उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी फर्म में, है ना, क्या करना पड़ेगा, बाकी के बचे पार्टनर्स को क्या बोला जाता है, रिमेनिंग पार्टनर्स, है ना। द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कम्स, एग्जिस्टिंग बोल सकते हो या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स बोल सकते हो आप उसे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो मौजूद है अभी भी फर्म में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और द रिमेनिंग पार्टनर्स यू कैन कॉल इट। ड्यू टू द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की वजह से द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, रिटायरिंग पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स, और बाकी के जो बचे पार्टनर्स है ना, फॉर्म अ न्यू एग्रीमेंट, बाकी के बचे पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जैसे कि यहाँ पर एक्स एंड जेड, वो क्या बनाएंगे, नया एग्रीमेंट बनाएंगे। पहले जो चीजें तीन लोगों में डिवाइड हुई थी, जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज तीन लोगों में डिवाइड हुई थी, है ना, वो अब दो लोगों में डिवाइड होगी, तो उन लोगों को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, नए टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उनको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, है ना। द रिमेनिंग पार्टनर्स फॉर्म अ न्यू एग्रीमेंट एंड द पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, एंड पार्टनरशिप फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, पार्टनरशिप फॉर्म है ये, पार्टनरशिप फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद द न्यू टर्म्स एंड द कंडीशंस। फिर इस तरीके से बोल सकते हैं, एक पार्टनर के जाने की वजह से बाकी के बचे पार्टनर्स को नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ नई डिसाइड होगी, नया प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फॉर्म को वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, मतलब वापस से सेटअप किया जाएगा, ओके। एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर जब भी कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, देन उस टाइम पे द रिटायरिंग पार्टनर्स क्लेम इज सेटल्ड, रिटायरिंग पार्टनर के जो भी उसका जो भी हिसाब किताब है ना, वो उसको करके हिसाब किताब करके उसको भेज दिया जाता है। बाकी पार्टनर का पैसा दिया जाता है क्या, उसे नहीं दिया जाता। जब फर्म बंद होती है या फिर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, तब भी उसका पैसा उसको दिया जाता है। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो उसका जो भी बैलेंस फिगर बनेगा उसको देने वाला फर्म जो भी देगी तो उसको दे देगी, ओके, ठीक है। तो क्या दिया, अ पार्टनर, आगे क्या दिया हमें, अ पार्टनर रिटायर्स आइदर, पार्टनर रिटायर होता है किस तरीके से, कोई ना कोई तरीका होगा ना पार्टनर के रिटायर होने का, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, या फिर एक पार्टनर को रिटायर हो रहा है, सब पार्टनर की रजामंदी की, हाँ ठीक है आपकी ओल्ड एज हो चुकी है तो आपको एक अच्छा सेंड ऑफ देंगे और आप रिटायर हो सकते हो, है ना। तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट मतलब मर्जी के साथ, रजामंदी के साथ, और एज पर द रूल्स ऑफ द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में मान लो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ मैं 5 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा, पहले से ही एग्रीमेंट में बात डिसाइड कर ली थी, तो उस तरीके से वो रिटायर हो जाएगा, है ना। और एज हिज और हर ओन विल, या फिर वो खुद की मर्जी से पहले नोटिस दे देगा वो पार्टनर्स को कि मैं रिटायर हो रहा हूँ 1 महीने के बाद या फिर 2 महीने के बाद, वॉट एवर मे बी द रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट, तो वो पार्टनर्स को नोटिस दे देगा और वो अपनी मर्जी से क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, ठीक है। सो द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर जब भी रिटायर होता है उसके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स तो अप्लाई होती होंगी, कुछ ना कुछ तो रूल्स होते होंगे, तो वो कौन डिसाइड करता है, आर नॉर्मली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। वो किसमें डिसाइड किया जाता है, पार्टनर्स एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनर्स रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं ना, तो उस टाइम पे वो पहले से सारी बातें क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो कैसे होगा एंड क्या क्या करेंगे, तो वो सारी चीजें वो पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है।
इफ नॉट, अगर उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट में, अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बात डिसाइड नहीं की, मीन्स पार्टनरशिप डीड में उन्होंने रिटायरमेंट से रिलेटेड कोई भी बात पहले से डिसाइड नहीं की, देन दे आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप। तब रिटायरमेंट के टाइम पे सारे पार्टनर्स डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है ना, और फिर उस तरीके से क्या हो जाएगा, फर्म का रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब रिटायरमेंट होने के टाइम पे हमें किस किस चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, किस चीज का करेंगे, हम क्या क्या सीखेंगे बेसिक्स में, तो वो भी हम पता करेंगे। अभी रिटायरमेंट के पहले सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है बेसिक का, आज मैं जो सिखा रही हूँ बेसिक का फर्स्ट पार्ट है। अभी मैं आगे बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और बेसिक अगर जिस बच्चे ने पूरी तरह से समझा है तो उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टीचर की जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छे से सबने अपना बेसिक्स क्लियर करना है। ओके, इट विल रियली हेल्प यू इन एनी क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, तो पहले हम ये देखेंगे कि हम रिटायरमेंट के बेसिक्स में किस किस चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि हम किस किस चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं हम बेसिक्स में। ठीक है, तो अभी तक तो हमने मीनिंग सीखा, रिटायरमेंट का मतलब क्या है ना, उधर रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। अभी हम देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट का टाइम आता है, जब भी कोई एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, छोड़ के जाता है फर्म को, द फॉलोइंग अकाउंटिंग इश्यूज आर डेल्ट। तो कौन कौन से अकाउंटिंग इश्यूज, कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस किस का सीखेंगे। अकाउंट मतलब तो थ्योरी नहीं सीखना, थ्योरी में हम अकाउंट कैसे सीखेंगे, है ना, वो हमें करना है। तो क्या है, सबसे पहले हम तो देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी यहाँ पे एडमिशन में आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला था, राइट, तो आपने वो सीखा था कैसे निकाला जाता है, सीखा था ना सबने। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। ओके, अलग अलग तरीके होते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के, मैं सारे तरीके आपको बताऊंगी। यहाँ पर पार्टनर्स, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं ना, उनको क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करके दूंगी। गेन होता है, एडमिशन में पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स को गेन होता है, फायदा होता है एक पार्टनर के जाने की वजह से। फिर हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ द चेंजेस इन द वैल्यूएशन ऑफ द असेट एंड लायबिलिटी। यहाँ पर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, असेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहाँ पर जो पार्टनर जा रहा है उसका हिसाब किताब करने के लिए हम उसे उसका रिजर्व और उसका जो भी प्रॉफिट है हमारे पास जमा, उसे कैसे देंगे। एक्यूमुलेटेड मतलब जमा प्रॉफिट जो भी है, तो रिजर्व प्रॉफिट जो भी है उसे कैसे देंगे। फिर हम सीखेंगे सेटलमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर ड्यूज। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके जो भी ड्यूज है, उसको जो भी देना बाकी वो कैसे देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, लोन में एडजस्ट करते हैं, बाद में देते हैं, और कुछ लोग करते हैं कैश में दे देते हैं। तो मतलब वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन में, हमें प्रॉब्लम में कैसे दिया जाता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन तभी भी हम वो एकदम अच्छे से सीखेंगे। एंड देन आफ्टर न्यू कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। यहाँ पर हमने सीखा था कि पार्टनर्स कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कैसे एडजस्ट करना, जिसमें बैलेंस कैरिड डाउन के अमाउंट पहले निकाल लेते थे एडमिशन में, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो कैसे होता है यहाँ पे, तो सारी चीजें थोड़ी सी न्यू है क्योंकि एडमिशन से थोड़ी अलग है। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडमिशन में हम तो 2 लोगों को बांटते थे, तो यहाँ पर भी 2 लोगों को बांटेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 2 लोगों को नहीं बांटते, यहाँ पर 3 लोगों को ही बांटेंगे, क्योंकि 3 लोग ही थे पहले से फॉर्म में, है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सब लोगों ने अपना बेसिक क्लियर रखना है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के बारे में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम अगले लेक्चर में सब कुछ सीखेंगे, एक एक चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे, एडमिशन और रिटायरमेंट में फर्क क्या है वो सीखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, उसमें फर्क क्या है वो हम सीखेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक कीजिए और ऑल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आप ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी अपडेटेड लेक्चर्स के हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड्स होंगे, ताकि लॉकडाउन के टाइम पे सब घर पे बैठ के एकदम अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके, क्योंकि मैं आप लोगों का पूरा बुक का सिलेबस डालूंगी। ठीक है, और चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको मेरे हर एक लेक्चर के, हर एक चैप्टर के, अकाउंट के सारे चैप्टर के मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हैं, ओसीएम की चैप्टर्स के लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है। तो प्लेलिस्ट में आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा, बेसिक्स, प्रॉब्लम्स, थियोरेटिकल एक्सरसाइज, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। ओके, सो आई विल we will solve on the next lecture. I will explain in the next lecture the difference between the admission, retirement and death, and then after how to calculate the new profit sharing ratio and the gaining ratio we will learn. Okay, so that's all for today. Keep learning accounts and keep subscribing the channel. So till then, take care, goodbye, thank you so much, bye bye.